सभी हम इस सभी से निवेदन है कि सभी हम इस टीम का हिस्सा हैं, इस यूनिट का हिस्सा हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं। तो कोई भी सभी के लिए जब शुरू के 5 मिनट होते हैं, तो सभी के लिए प्लेटफ़ॉर्म ओपन है। तो कोई भी अपनी तरफ से कोई भी सुझाव रख सकता है, कोई भी जिस तरह से कोई क्रिप्टो के बारे में कोई नई चीज़ उन्होंने सुनी, कोई मार्केट में कुछ हुआ, तो उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो 5 मिनट जो हैं, वो सभी के लिए ओपन रहते हैं, उसमें कोई भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है इस नॉलेज के पूल में, तो उसके बाद हम शुरू कर ही देते हैं। तो अगर सर 5 मिनट के लिए हम ना पहुँच पाएँ, तो कोई भी प्लीज़ टेक ओवर कर लिया कीजिए। तो आज की मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा नाम है सुखमीत राठौर और बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो कुछ अर्से पहले एक टेक्नोलॉजी में जिस पे हम काम कर रहे थे, तो उस टेक्नोलॉजी ने दोस्तों आज एक ऐसा ग्रिप कर लिया है मार्केट में कि आज अगर हम देखें तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़, बहुत बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशंस जो कि इसी सिस्टम के ऊपर काम करना चाहती हैं और इसी सिस्टम को जो है एक फुल फ्लैश एक लार्ज स्केल पे जो है वो लॉन्च करना चाहती हैं। वो दोस्तों टेक्नोलॉजी आज से करीबन 13 साल पहले इस मार्केट का जो है पार्ट बनी, इस सिस्टम का पार्ट बनी। तो उस सिस्टम का पार्ट क्यों बनी और क्यों वो टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो गई है, क्यों बड़े-बड़े सिस्टम जो हैं उसमें इमर्ज कर रहे हैं अपने प्लेटफ़ॉर्म्स को। उसके दोस्तों कुछ रीज़न्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इस हमारे मीटिंग का जो है एजेंडा यही रहता है कि आपको जो है एक टेक्नोलॉजी से अवेयर करवाया जाए, टेक्नोलॉजी किस तरह से मार्केट में चल रही है, कौन-कौन से फीचर्स हैं और किस वजह से जो है हमने हमारा एक क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च क्यों किया और उसमें आपको जो है फ्यूचर में क्या-क्या बेनिफिट रहेंगे। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पे जो है आपसे चर्चा की जाती है और बाद में जो है वो क्वेश्चन आंसर रहते हैं करीबन इन्हीं टॉपिक्स में से। तो दोस्तों पहले तो हमने समझना है कि टेक्नोलॉजी अगर आई एक मार्केट में, एक न्यू टेक्नोलॉजी आई, तो वो दोस्तों क्यों आई? टेक्नोलॉजी दोस्तों आने के कुछ रीज़न्स होते हैं। एक तो यूज़र्स को जो है एक कन्वीनियंस देने के लिए या फिर एक अगर सिस्टम है, उसमें अगर कुछ कुछ गलत हो रहा है, अगर सिस्टम में कुछ चीज़ें जो हैं, वो प्रॉपर्ली नहीं चल रही या सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, तो उसकी वजह क्या है कि नई टेक्नोलॉजी उसके अल्टरनेट उसके पैरेलल जो है वो मार्केट में लेके आई जाती है। तो जिस टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जो आज की डेट में एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हॉट टॉपिक है, तो उसको लेके आने का भी दोस्तों यही रीज़न था कि मार्केट में एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो कि करप्शन के बेस के ऊपर है और वो सिस्टम है एक सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन। मीनिंग कि एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम क्या है? एक सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम दोस्तों वो होता है जिसमें कि एक सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल्ड अथॉरिटी, एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन, एक ऑर्गनाइज़ेशन जो है उस सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो वो सिस्टम में आज की डेट में अगर एक एग्ज़ाम्पल लें तो वो सिस्टम है बैंक्स, कि जितनी भी आपकी ट्रांज़ैक्शन चलती हैं एवरीडे, आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, उसके बाद कुछ भी आपने ट्रांज़ैक्शन की, कोई भी सर्विस आपने परचेज़ की, तो उसके रिटर्न में क्या है कि आप एक आईएनआर दे रहे हो, एक जो कि सेंट्रलाइज़्ड कंट्रोल्ड करेंसी है और आईएनआर दे रहे हो और पीछे से क्या है कि आपको बैंक्स जो है मदद कर रही हैं आपकी ट्रांज़ैक्शन को पूरा करवाने के लिए। तो आपने फ्रंट एंड पे जो है एक आईएनआर दी और रिटर्न में जो आपने एक प्रोडक्ट ले लिया। तो बैक एंड पे क्या चल रहा है कि बैक एंड पे एक पर्सन या एक ह्यूमन वो जो पैसे का ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, मीनिंग कि आपसे आपसे आपके बैंक में से उतना मनी डिडक्ट हुआ और दूसरे पर्सन के बैंक में वो मनी चला गया। तो ये दोस्तों हो रहा है सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन में और जब-जब दोस्तों एक एप्लीकेशन में एक ह्यूमन का कंट्रोल रहा बैक एंड पे, एक मनी की ट्रांसफर के लिए, तब तक दोस्तों जो है एक करप्शन बढ़ा। करप्शन इसीलिए बढ़ा क्योंकि मनी इन्वॉल्व है और एक प्रॉपर एक ह्यूमन के हाथ में सारा कंट्रोल है कि किस तरह से जो है एप्लीकेशन को वो रन करना चाहते हैं और किस तरह से जो बैक एंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पास्ट में काफ़ी ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें कि एक एक जो मनी का जो है वो हेर-फेर हुआ जिसकी वज़ह से क्या है कि बैंक्स जो हैं वो लिटिगेशन में आए, बैंक्स जो हैं वो बंद भी हुए। तो इसी सिस्टम को
इसी एक कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए जो हमारा एक नया सिस्टम है, जिसको कि एक टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, और उस टेक्नोलॉजी को के बेस पे जो फ्रंट एंड है, वो भी एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म है, और बैक एंड है, वो भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। और इसी सारे सिस्टम को बोला गया है एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। मीनिंग ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ह्यूमन का बैक एंड पे कोई कंट्रोल नहीं है। जितनी भी ट्रांज़ैक्शन चल रही हैं, वो चल रही हैं एक नेटवर्क के ऊपर, जो कि एक कंप्यूटर जनरेटेड नेटवर्क है। उस नेटवर्क को दोस्तों बोला गया है ब्लॉकचेन। ये ब्लॉकचेन एक ऐसा आपका बैकएंड है, जो कि आपका क्या है कि सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन है, इनको स्टोर कर रहा है। तो ट्रांज़ैक्शन को दोस्तों वो स्टोर करने के लिए कुछ प्रोसेस के थ्रू उसको निकलना पड़ता है, और वही प्रोसेस अब हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो समझने की बात है कि जो एक सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन जिसमें एक बैंक्स एक ह्यूमन आपका हेल्प कर रहा है। एक डिसेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन में वही बैकएंड जो एक ह्यूमन को दिया गया है, या फिर एक बैंक को कंसीडर किया गया है। तो इन दोनों पार्टीज़ को जो है वो रिप्लेस किया गया है बाय अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क, की मीनिंग कि एक नेटवर्क जो कि एक कंप्यूटर्स के थ्रू रन कर रहा है, जो कि एक जितनी भी कनेक्टिविटी है वो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू जो बनी हुई है। तो उसी नेटवर्क को क्या बोला गया है, एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और उसी नेटवर्क को रन कर रही है ब्लॉकचेन। जो ब्लैक बैकएंड है वो आपका ब्लॉकचेन है। तो ब्लॉकचेन दोस्तों अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो ऐसा एक जायंट सर्वर है, एक ऐसा स्टोरेज का चैनल है कि जिसमें कि आप जितनी भी ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, वो अनलिमिटेड अमाउंट है, कि मीनिंग उसपे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितनी भी सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन में सब में एक डेटाबेस का क्या है कि कुछ स्टोरेज का लिमिट रहता है, कि आप जो स्टोरेज कर सकते हो वो टू अ पॉइंट कर सकते हो, कि उसके बाद आपको जो है वो पुराना डाटा इरेज़ करना पड़ता है, और नया डाटा जो है वो उसके ऊपर ही डालना पड़ता है। जो ब्लॉकचेन है एक ऐसा ग्लोबल सर्वर है कि जिसके ऊपर आप अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन कर सकते हो, कभी भी वो जितनी भी उसकी स्टोरेज है वो कभी भी जो है वो खत्म नहीं होती। तो आप चाहे उसपे हज़ारों, लाखों, सैकड़ों ट्रांज़ैक्शन करो, आपकी सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन वो एग्ज़िस्ट करती हैं। अगर जिस दिन से वो नेटवर्क शुरू हुआ, उस दिन से लेके आज तक ट्रांज़ैक्शन जितनी भी डली, वो एग्ज़िस्ट करेंगी, और आज से 50 साल के बाद जितनी भी ट्रांज़ैक्शन डलेंगी, वो भी एग्ज़िस्ट करेंगी। तो ये है दोस्तों एक ब्लॉकचेन का एक फ़ायदा, कि एक ऐसा ये सर्वर है, एक ऐसा स्टोरेज है कि जिसमें आप अनलिमिटेड ट्रांज़ैक्शन जो है वो स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों किस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है? तो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन चल रही हैं वो दोस्तों चल रही हैं ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स, की मीनिंग अगर हमने एक नेटवर्क को ब्लॉकचेन बोला है हुआ है, तो मीनिंग उसका ये है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है वो स्टोर हो रही हैं एक ब्लॉक्स के अंदर। तो ब्लॉक्स के ऊपर जो है एक बहुत ही बड़ा जायंट सर्वर है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगह से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, जो कि है आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है वो कनेक्ट कर रहा है एक नेटवर्क बनाने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से वो कंप्यूटर कनेक्टिविटी में आ रहे हैं, और उन्हीं कंप्यूटर्स को क्या बोला गया है, माइनर्स। कि माइनर्स आपका किस चीज़ में हेल्प करते हैं? माइनर्स आपका हेल्प करते हैं एक ब्लॉकचेन को स्टार्ट करने के लिए, मीनिंग एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। जो माइनर्स होते हैं, उनका दोस्तों प्रोसेस क्या रहता है कि माइनर जो है वो जो है एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करके एक ब्लॉक को जनरेट करते हैं। कंप्यूटर जो है एक जो बड़ा जायंट सर्वर है वो आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देता है कि जो भी कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर कर पाता है, तो उसी कंप्यूटर को ये प्रिविलेज दी जाती है कि वो एक पहला ब्लॉक क्रिएट करे। जो पहला ब्लॉक क्रिएट होता है उसको बोला जाता है जेनेसिस ब्लॉक। तो उसको मार्क किया जाता है कि यहाँ से जो है हमारा ब्लॉकचेन का स्टार्टअप हुआ। कि मीनिंग कि जितना भी ब्लॉकचेन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों पहला ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो पहले ब्लॉक को जो है जितना भी पहला ब्लॉक जिस भी माइनर ने बनाया, उसके बाद दोस्तों उसके पास जो है सबसे पहले जो है ट्रांज़ैक्शन वैलिडेशन का उसके पास जो है ट्रांज़ैक्शन आता है। कि मीनिंग आपने अगर एक नेटवर्क के ऊपर एक ट्रांज़ैक्शन की, तो जो माइनर्स हैं आपका जो है वो ट्रांज़ैक्शन वैलिडेट करेंगे। तो पहला जो है आपका जो माइनर है वो ब्लॉक क्रिएट करेगा, ब्लॉक का कुछ लिमिट रहेगा, उसमें कुछ ट्रांज़ैक्शन स्टोर करने की क्वांटिटी भी रहेगी। तो जब आपने पहली ट्रांज़ैक्शन डाली, तो वो जो है एक माइनर जिसने पहला जो है जनरेट किया ब्लॉक,
तो पहले उसके पास जाएगी, उसके बाद सारे के सारे नेटवर्क में वही डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो माइनर जो है वो कंप्यूटर का फ्रंट एंड रहते हैं, उसके नीचे जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है, जो एक प्रोसेसर है, उसको नोड बोला जाता है। कि मीनिंग नोड में जितना भी ब्लॉकचेन का डेटा है वो दोस्तों स्टोर होता रहता है, कि मीनिंग सारा का सारा जो सर्कुलेट हो रहा है डेटा, वो दोस्तों नोड्स में जा रहा है। और वही नोड्स जो हैं फ्रंट एंड पे माइनर्स के थ्रू जो है आपका ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करती हैं। तो नोड्स के नीचे एक और जो है लेयर जुड़ी हुई है, उसको बोला गया है एक हैशिंग एल्गोरिथम। कि मीनिंग कि हैशिंग आपका ऐसा एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि जिसके थ्रू क्या है कि आपका जितना भी ट्रांजैक्शन है वो इनक्रिप्ट होके निकलता है। कि इनक्रिप्ट होता है, उसके बाद उसी ट्रांजैक्शन को जो है जब वो सक्सेसफुली एक चैनल के थ्रू निकल जाती हैं, वैलिडेशन के थ्रू पूरी हो जाती हैं, तो उनको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये कुछ स्टेप्स हैं, जो कि एक ब्लॉकचेन को रन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे नीचे आपका हैशिंग एल्गोरिथम, जो कि आपको एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है, उससे ऊपर आपकी नोड्स आ गई, जो भी जितना भी आपका डेटा है, जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है थ्रू आउट द नेटवर्क, वो उनमें जा रहा है। और उसके ऊपर माइनर्स आ गए, जो फ्रंट एंड पे आपका वैलिडेट करते हैं और ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं। तो जो भी माइनर्स आपका ट्रांज़ैक्शन वैलिडेट करते हैं, उसके बाद ब्लॉक्स को क्रिएट करते हैं, तो उनको रिटर्न में क्या है, एक प्रूफ ऑफ वर्क दे दिया जाता है, जो कि होते हैं उसी नेटवर्क के अंदर कुछ ही जो कॉइन्स जनरेट होते हैं, क्योंकि जब अगर माइनिंग का प्रोसेस चल रहा है तो डेफिनेटली क्या है कि कॉइन्स को माइन किया जा रहा है, और कॉइन्स जो है वो नए-नए जो है बनते रहते हैं उसी नेटवर्क के अंदर। तो उन्हीं नेटवर्क के अंदर जब कॉइन्स जो जनरेट हो रहे हैं एक माइनिंग, एक कंप्यूटिंग पावर के थ्रू, तो रिटर्न में जो है प्रूफ ऑफ वर्क आपको क्या मिलता है, एक कुछ ही क्वांटिटी कॉइन्स की, जो कि उन माइनर्स को एज़ अ प्रूफ ऑफ वर्क, जो उनका रिवार्ड बोल सकते हो, जो उनको उनका पेचेक बोल सकते हो, तो वो रहता है उनके लिए। तो इसीलिए जो माइनर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में से जो है इस सिस्टम में अटैच रहते हैं, इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी बना के रखते हैं, क्योंकि रिटर्न में उनको क्या है कि उनका पेमेंट जो है इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स वो मिलता रहता है। तो ये है दोस्तों कुछ ब्लॉकचेन के स्टेप्स कि जो कि एक नेटवर्क को बनाने में और ब्लॉक्स को क्रिएट करने में जो आपका हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने ये देखना है कि हमारे पास ऑलरेडी एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम है। तो क्यों हमको एक डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम को अडैप्ट करने की ज़रूरत है? क्यों हम एक ऐसे नए सिस्टम में जाएँ जिसके बारे में कि आज की डेट में अवेयरनेस जो है वो बहुत कम है। तो दोस्तों सबसे पहले इस सिस्टम के, जिसको एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बोला गया है, इसके हमको फीचर्स को समझना है। तो पहला फीचर दोस्तों डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम का है सिक्योरिटी। कि मीनिंग किस तरह से ये नेटवर्क सिक्योर है। सेंट्रलाइज़्ड एप्लीकेशन में आपका ह्यूमन एक ट्रांज़ैक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो पास्ट में भी हुआ, फ्यूचर में भी होगा और आज भी चल रहा है। एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम में जितना भी ट्रांज़ैक्शन हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स के थ्रू, मीनिंग एक कंप्यूटर्स ही हैं जो आपका इस ट्रांज़ैक्शन को जो है वो वैलिडेट करके जो है नेटवर्क के ऊपर डाल रहे हैं। इसीलिए इस नेटवर्क को क्या है कि एक सिक्योर नेटवर्क बोला जाता है। दूसरा सिक्योरिटी का फीचर है कि एक एल्गोरिदम जो बैकएंड पे काम कर रहा है, जो कि आपको एक एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन का सोर्स प्रोवाइड करता है, तो वो एल्गोरिदम को बोला गया है SHA-256। तो वही एल्गोरिदम जो है आपका हेल्प करता है एक ट्रांज़ैक्शन जब शुरू होती है उसको एन्क्रिप्ट करने में। एन्क्रिप्ट हुआ डाटा मीनिंग कि कोई भी उसको ब्रीच नहीं कर सकता, कोई भी देख नहीं सकता। तो उसके बाद क्या है कि एक प्रॉपर जो है चैनल के थ्रू वो निकलता है, और उसके बाद एक रिसीवर के पास वो ट्रांज़ैक्शन इन अ फॉर्म ऑफ कॉइन्स पहुँच जाती है। तो ये हो गया एक दूसरा सिक्योरिटी का फीचर। तीसरा सिक्योरिटी का फीचर दोस्तों ये है कि जितना भी ब्लॉकचेन में जितने भी ब्लॉक्स डले हुए हैं, जितनी भी ट्रांज़ैक्शन हुई हुई हैं, उनका जो है डेटा उसको टैम्पर करना इम्पॉसिबल है। वो इसीलिए है कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन पहले ब्लॉक में हुई, तो उनका जो रेफ़रेंस है वही यूज़ किया जाता है सेकंड ब्लॉक में, सेकंड का रेफ़रेंस थर्ड में, थर्ड का जो है फोर्थ में, और बैकएंड पे जो नोड्स चल रही हैं उनके पास सारा का सारा जो है डेटा मतलब पूरे नेटवर्क में रहता है। कि अगर उस नेटवर्क के अंदर अगर 1000 कंप्यूटर हैं, एक टाइम पे अगर लाइव हैं, तो सारे के सारे जो नोड्स में वही जो ब्लॉकचेन का 1000 कंप्यूटर्स में जो है वो डेटा सर्कुलेट हो जाता है। मीनिंग कि अगर एक हमने पहले ब्लॉक को चेंज करना है, तो दोस्तों सारा का सारा जो नोड्स हैं, उनमें जो है वो डेटा वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर डेटा डिफरेंट होगा, तो दोस्तों जो पहला ब्लॉक है वो फेल हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या है कि अगर किसी को भी इस नेटवर्क को कनेक्टिविटी में रखना है और उसमें डेटा टेम्पर करना है, तो उसको ओवर 50% ऑफ नेटवर्क में जितने भी माइनर जुड़े हुए हैं, उनका जो है एक उनका उसके पास एक्सेस होना चाहिए, प्लस जितने भी ब्लॉक्स हैं, उनमें जितनी भी ट्रांज़ैक्शन है, वो सबका उसके पास कंट्रोल होना चाहिए। वो ये दोनों की दोनों चीज़ें उसको एक टाइम पे, एक मोमेंट पे ही करनी है, ताकि वो डेटा टेम्पर कर पाए। जो
जो अगर कंप्यूटर्स जो हैं, जितने भी माइनर्स हैं, वो वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये एक्सेस करना जो नेटवर्क को है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और प्लस जितना ये ट्रांज़ैक्शन का इतना मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा जो है एक ब्लॉक्स के अंदर डल रहा है, उनको भी एक टाइम पे ही चेंज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये 3 फीचर्स हैं जो कि एक ब्लॉकचेन को जो है सिक्योर बनाती हैं, मीनिंग कि जितनी भी ट्रांज़ैक्शन डली, वो सिर्फ़ डल सकती हैं, उसके बाद कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो उसके बाद जो है हमारा सेकंड फीचर आता है, वो है दोस्तों वैलिडेशन का, कि एक ब्लॉकचेन के अंदर किस तरह से वैलिडेशन की जाती है। जब आपका दोस्तों ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट होता है, तो आपका जो है ट्रांज़ैक्शन इनिशिएट करवाता है एक कॉन्ट्रैक्ट्स को, जिनको कि बोला गया है एक प्री सेट ऑफ कंडीशंस, मीनिंग कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स का पूरा नाम दिया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आपका एक ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल ही खत्म करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एक ऐसा प्री सेट ऑफ एग्जिस्टिंग कंडीशंस होते हैं कि जिसमें आपको इफ एंड एल्स स्टेटमेंट जो है वो यूज की जाती है, और वही स्टेटमेंट जो है आपका जो है एक वैलिडेशन को पूरा करवाती है। मीनिंग कि अगर एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में एक ह्यूमन बैकएंड पे बैठ के आपका जो है एक ट्रांज़ैक्शन में क्या-क्या गलती हो सकती है, उस गलती को किस तरह से ठीक किया जाए। तो जितना एक ह्यूमन सोच सकता है एक ट्रांज़ैक्शन के बारे में, वो सारा का सारा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक कोड के थ्रू एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया जाता है, और वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्ज़ीक्यूट होते हैं एक ट्रांज़ैक्शन के स्टार्टअप पे। कि मीनिंग आपने एक अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को कोई भी कॉइन्स का क्वांटिटी जो है वो ट्रांसफर करना है। जब आपने ट्रांसफर करना है, तो दोस्तों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका सारा का सारा जो है वो चेक करेगा कि आपके पास उतने कॉइन्स हैं भी हैं कि नहीं, आप सही नेटवर्क पे हो। अगर आपके पास उतने कॉइन्स हैं, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल होगी, मीनिंग आपके पास कॉइन्स का वो उतना क्वांटिटी है। तो जो सेकंड कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी, कि मीनिंग आपका जो ट्रांजैक्शन है वो शुरू हो सकता है। अगर आपके पास आपने 1000 कॉइन किसी को भेजने हैं, और आपके पास उतने कॉइन्स हैं, तो आपका जो पहला कंडीशन है वो सैटिस्फाई हुआ, उसके बाद जो कोड है वो आपका सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, कि मीनिंग आप जो है ट्रांजैक्शन शुरू कर सकते हो। ट्रांजैक्शन आपका शुरू हुआ, तो उसके बाद सारा का सारा डेटा जो है वो इनक्रिप्ट किया गया, और इनक्रिप्शन के थ्रू जो है, इनक्रिप्शन में आपका कोई भी जो है उस टाइम पे जो है आपका जो है डेटा को देख नहीं सकता। जब आपका डेटा मेरा पूरा वही का पूरा जो है। एक बैक एंड पे एक रिसीवर के पास जब वो पहुँच जाता है, तब वो डेटा ओपन टू पब्लिक हो जाता है। मीनिंग कि उस डेटा को एक पब्लिक की के थ्रू, एक डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू जो रिसीवर है, उसको जो है वो रिसीव हो जाते हैं, और जब वो उसके पास रिसीव होते हैं, तो वही जो है सारा का सारा डेटा ओपन टू पब्लिक हो जाता है। इसी वजह से जो है एक ब्लॉकचेन को एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क बोला गया है, मीनिंग ये ओपन टू पब्लिक है। तो जब हमारा ट्रांज़ैक्शन जब पूरा होके एक रिसीवर के पास गिरा, तो उसको दोस्तों क्या है कि सारी की सारी ट्रांज़ैक्शन को एक एक डिजिटल लेजर के रूप में बना के एक ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर के ऊपर जो पब्लिश जो है वो कर दिया जाता है। तो जितना भी डेटा रहता है वो डिजिटल पब्लिशिंग में रहता है, और जितना भी पब्लिशिंग रहता है वो एग्ज़िस्ट करता है फॉरएवर। कि मीनिंग जब से वो नेटवर्क चल रहा है, उस पे जितनी भी ट्रांज़ैक्शन पब्लिश हुई, तो वो उसका डेटा जो है वो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है। ये है दोस्तों तीसरा फीचर, जो कि है ट्रांसपेरेंसी का, जो कि एक मीनिंग की ट्रांसपेरेंसी, मीनिंग की कोई भी जो है उस नेटवर्क के ऊपर जो है ट्रांजैक्शन को देख सकता है, पर उन ट्रांजैक्शन को कभी भी टेम्पर नहीं कर सकता, कभी भी चेंज नहीं कर सकता। तो ये है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि इस ब्लॉकचेन के नेटवर्क को एक पब्लिकली ऑपरेटेड नेटवर्क बना देता है। 3 फीचर हो गए दोस्तों, चौथा फीचर है हमारा ट्रेसेबिलिटी का। जब भी दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन जब शुरू होती है, तो उसको जो एल्गोरिदम हमारा हैशिंग एल्गोरिदम है, वो उसको एक हैश नंबर दे देता है। ये है एक इसको एक सिक्योरिटी का फीचर भी बोल सकते हैं, कि एक ट्रांज़ैक्शन के साथ एक हैश नंबर जुड़ा होता है, जो कि एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स होता है। उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक और उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो हैं वो उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया जाता है। और वही कॉम्बिनेशन जो है इस ट्रांज़ैक्शन को एक यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में एक हैश नंबर जो है वो जनरेट कर देता है, और हैश नंबर जो है एक ट्रांज़ैक्शन का अकेला एक ही रहता है। आपके पास अगर उस नेटवर्क के ऊपर हज़ारों लाखों ट्रांज़ैक्शन हुई हुई हैं, और आपने एक पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शन 5 साल पहले या 10 साल पहले की देखनी है, आपके पास सिर्फ़ एक हैश नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास हैश नंबर है, तो आपकी जितनी भी हज़ारों लाखों ट्रांज़ैक्शन है, उनमें से वो ट्रांज़ैक्शन फ़िल्टर होके आपके सामने आ जाएगी, और उसी ट्रांज़ैक्शन में आपने कितना क्वांटिटी ट्रांसफ़र किया, कौन-सा नेटवर्क यूज़ किया, किस टाइम पे नेटवर्क यूज़ किया, कौन से वॉलेट एड्रेस उसमें डाले गए, तो ये सारा का सारा जो है डेटा जो है आप उस ट्रांज़ैक्शन में देख सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारा ट्रेसेबिलिटी का फीचर।
तो लास्ट फीचर है जो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, वो है दोस्तों कन्वीनियंस का, कि एक ब्लॉकचेन का नेटवर्क जो है वो 24/7 लाइव रहता है। वो लाइव क्यों रहता है? क्योंकि वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन से जो है माइनर्स इस नेटवर्क को रन कर रहे हैं। माइनर्स इस नेटवर्क में अटैच हैं, माइनर्स ही आपका वैलिडेशन करवा रहे हैं, माइनर्स ही आपका ब्लॉक्स को क्रिएट करवा रहे हैं। तो जितना भी ट्रांजैक्शन है दोस्तों, वो रहता है 24/7 लाइव, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से जो है माइनर्स वो जुड़े हुए हैं। तो इसी वजह से जो है माइनर्स जो हैं इस नेटवर्क को 24/7 लाइव रखते हैं यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए, कि आपके पास एक ऐसा ऑप्शन है कि आप दिन हो आपके या रात हो, आपके रात के 8 बजे हो या सुबह के 2 बजे हो, आप जो है वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हो। और एक और कन्वीनियंस का सोर्स जो ब्लॉकचेन आपको देता है, वो है कि जितनी भी आपके पास करेंसी है, जितनी भी आपके पास जितना भी आपके पास कॉइन्स का सर्कुलेशन है, वो दोस्तों आप ही उसके एक सोल ओनर हो। मीनिंग आपको किसी का परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुद के एक इंडिपेंडेंट डिसीजन के थ्रू जो है उस कॉइन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, उस कॉइन से किसी चीज़ को परचेज़ कर सकते हो, कोई सर्विस को जो है आप उसका रिटर्न में जो है एक क्रिप्टो करेंसी को दे सकते हो। तो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन चल रही हैं दोस्तों ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर, वो इसीलिए चल रही हैं क्योंकि इन ट्रांज़ैक्शन को पूरा करवा रही है एक क्रिप्टो करेंसी। हर एक नेटवर्क की एक अपनी क्रिप्टो करेंसी होती है, और जितना भी उस क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जितनी भी ट्रांज़ैक्शन होती हैं, वो उसी नेटवर्क के ऊपर जो है, वो स्टोर होती है। यानी कि हर एक नेटवर्क का अपना एक प्रॉपर जो क्रिप्टो करेंसी होता है, उनका एक खुद का नेटिव कॉइन होता है, जो कि उस ट्रांज़ैक्शन को जो है वो पूरा करवाता है। तो दोस्तों, अगर क्रिप्टो करेंसी को रन करना है, उसको ब्लॉकचेन की ज़रूरत है। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांज़ैक्शन को स्टोर करवाना है, तो क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत है। इसीलिए ये सारा का सारा जो सिस्टम है, एक-दूसरे पे डिपेंड करता है। इस सारे सिस्टम को रन कर रहे हैं कंप्यूटर, इसीलिए इसको एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम बोला जाता है। मीनिंग कि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ़ फ्रंट एंड पे रहता है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो एक ट्रांज़ैक्शन को बैक एंड फ़ोर्थ कर रहे हो, कि ये ट्रांज़ैक्शन को एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या किसी सर्विस को बाय करने के लिए यूज़ कर रहे हो। जो बैक एंड पे है, एक ह्यूमन का कंट्रोल, एक एडमिन का कंट्रोल बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, इसीलिए सारे सिस्टम को एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का नाम दिया गया है। दोस्तों, पहला सिस्टम जो है, ये स्टार्टअप हुआ अराउंड 2008, जब एक व्हाइट पेपर लिखा गया, उसमें सारा का सारा टेक्नोलॉजी को ब्रेक डाउन किया गया, और ये सारा टेक्नोलॉजी जो है, ये लाइव हुआ इन 2014, कि जब एक प्रॉपर डेमोंस्ट्रेशन के थ्रू एक ऐसे सिस्टम को सामने यूज़र्स के सामने लेके आया गया कि एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम इस तरह से रन कर सकता है। बैक एंड पे उसके ये टेक्नोलॉजी परफ़ॉर्म कर रही है, फ्रंट एंड पे आप सिर्फ़ एक डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी का यूज़ करोगे, जो कि किसी की कंट्रोल में नहीं है, जो कि एक कंप्यूटर जनरेटेड एल्गोरिदम के थ्रू जो करेंसी का एग्जिस्टेंस होता है, उस करेंसी को बोला गया है क्रिप्टो करेंसी। तो बैकएंड उसका सिस्टम का रन करेगा, वो करेगा एक स्टोरेज का नेटवर्क, उसको बोला गया है ब्लॉकचेन। तो सारा का सारा नेटवर्क को प्रेज़ेंट किया गया यूज़र्स के सामने कि इस तरह से ये सिस्टम चलेगा, और बीच में क्या है कि कोई करप्शन का चांस नहीं है, कोई डेटा टेम्पर का चांस नहीं है। सारा का सारा जो डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है, उसके बाद सारा का सारा जो है ये पब्लिकली ऑपरेटेड एक नेटवर्क में रहता है, कि जिसमें आप ट्रांज़ैक्शन जो है वो देख सकते हो, और सभी ट्रांज़ैक्शन को देख देख सकते हो, उसको टेम्पर नहीं कर सकते, और उन्हीं ट्रांज़ैक्शन को आप एक हैश नंबर के थ्रू जो है वो आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम का अल्टरनेट था, कि जिसमें कि काफ़ी यूज़र्स ने इसी सिस्टम को लाइक किया, कि अगर हमारे करप्शन खत्म हो रहा है, तो व्हाई नॉट? सो इस सिस्टम में क्या है कि इस सिस्टम को यूज़ किया जाए, इस सिस्टम में जो है हाँ, पार्टिसिपेट किया जाए। तो दोस्तों, पहला एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च था, कि जिसका नाम था बिटकॉइन ब्लॉकचेन। तो उसका जो नेटिव करेंसी था उस ब्लॉकचेन का, वो था बिटकॉइन। मीनिंग कि जितनी भी आपको ट्रांज़ैक्शन करनी है उस नेटवर्क के ऊपर, आपको बिटकॉइन आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद दोस्तों, डेवलपर्स ने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों ना जितनी भी बाकी की एप्लीकेशंस हैं मार्केट के अंदर के, उनमें भी हम जो है एक डिसेंट्रलाइज़्ड अ, सिस्टम का जो है वो यूज़ कर पाएँ, कि मीनिंग एक डिसेंट्रलाइज़्ड वे में उनमें भी एप्लीकेशंस को जो है वो रन कर पाएँ। तो सेकंड सिस्टम जो हमारा अ, जो सेकंड सिस्टम है, उसमें जो है हमारा एक एप्लीकेशन, कि जिसको कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बोला गया है, जो जिस सिस्टम के थ्रू कि आप एक डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन का स्टार्टअप कर सकते हैं। आप एक डिसेंट्रलाइज़ वे में जो है ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, और वही ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सिस्ट करेगा। जितने भी बड़े-बड़े सिस्टम्स हैं मार्केट में, जैसे मेडिकल का, एग्रीकल्चर का, ट्रांसपोर्टेशन का, रियल एस्टेट ब्रोकरेज, जितने भी बड़े-बड़े सिस्टम हैं, उनमें आप एक डिसेंट्रलाइज़ वे में जो है ट्रांज़ैक्शन कर पाओगे, और उनमें एक एप्लीकेशंस का स्टार्टअप कर पाओगे। तो वो दोस्तों, एक ऐसा उन्होंने कोई कॉमन प्लेटफ़ॉर्म बना के दिया है, कि जिसके ऊपर सारा का सारा यही एप्लीकेशंस एक्सिस्ट कर रहा है, और इन्हीं एप्लीकेशंस को जो है डैप्स बोला गया है। तो डैप्स दोस्तों, डैप्स का क्रिएशन जो था,
वो दोस्तों स्टार्ट हुआ 2014 में, और जो ये प्रोजेक्ट लाइव हुआ है अराउंड 2017 में, कि उस प्रोजेक्ट का दोस्तों नाम पड़ा इथेरियम, कि इथेरियम ने आपको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बना के दिया जिसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज वे में जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हो, और एक डिसेंट्रलाइज वे में जो एप्लीकेशन का बना सकते हो। तो दोस्तों सारे के सारे एप्लीकेशन को बोला गया डैप्स। तो डैप्स आपका ऐसा सिस्टम है कि जो कि जितने भी आप बड़े-बड़े सिस्टम्स हैं, उनमें आप उनको उन सिस्टम को सेंट्रलाइज़ से डिसेंट्रलाइज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। पर उसके लिए आपको जो है वो ब्लॉकचेन का यूज़ करना पड़ेगा। उस ब्लॉकचेन को इथेरियम बोला गया है, और उसी ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांज़ैक्शन आपने करनी है, तो उन्हीं ट्रांज़ैक्शन को जो है उनको ट्रांज़ैक्शन को परफ़ॉर्म करने के लिए आपके पास उसकी नेटिव करेंसी होना चाहिए, जिसको बोला गया है ईथर। तो दोस्तों सेकंड जो नेटवर्क है वो दोस्तों एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च था, कि जिसमें कि वर्ल्ड में जितने भी डेवलपर्स हैं, जितनी भी डेवलपमेंट है, तो दोस्तों उनको एक नया एक टर्निंग पॉइंट दे दिया था कि इथेरियम में उस टाइम पे काफ़ी यूज़र्स ने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया था, और जितने भी यूज़र्स रैंडमली इन्वॉल्व हो रहे थे, तो उनकी वजह से जो है माइनर्स को जो लाइव बहुत टाइम पे रहना पड़ रहा था, माइनर्स का कंप्यूटिंग पावर जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा था। तो इसी वजह से जो कॉइन्स की जनरेशन है वो बढ़नी शुरू हुई, और उनको रिटर्न में जो है एक प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में जो है कॉइन्स की क्वांटिटी वो बहुत ज़्यादा जो है माइनर्स को मिलनी शुरू हुई। इसी वजह से जो ट्रांज़ैक्शन की कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हुई, कि ट्रांज़ैक्शन एक इथेरियम के नेटवर्क पे करवाने के लिए जो है आपको कहीं भी $20 से $100, $150 कहीं पे भी वो ट्रांज़ैक्शन का कॉस्ट जा सकता था। अगर आज की डेट में देखा जाए, तो दोस्तों जो है उसी नेटवर्क के ऊपर, जो कि इथेरियम का नेटवर्क है, उसके ऊपर ट्रांज़ैक्शन है जो है वो कहीं भी 150 से $300 तक कहीं पे भी पहुँच सकती हैं। तो ये दोस्तों जो है एक यूज़र्स के लिए बहुत ही बड़ी इनकन्वीनियंस बनी, कि यूज़र्स को जो एक नेटवर्क को यूज़ करने के लिए जो ट्रांज़ैक्शन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा था। मीनिंग कि उनको ईथर बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनका उनका जो है वो यूज़ हो रहा था एक ट्रांज़ैक्शन को करने के लिए। तो दोस्तों ये एक यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस थी, और इसी इनकन्वीनियंस को आंसर किया एक नई ब्लॉकचेन ने, कि जिसका नाम था बाइनस। तो बाइनस ने आपको ऐसा एक सिस्टम जनरेट करके दिया जिसमें सारा का सारा डैप्स का क्रिएशन हुआ, और रिटर्न में क्या है कि उन्होंने जो है एक ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट आपके लिए बहुत ही कम रखी। तो बाइनस का नेटवर्क सभी यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी कन्वीनियंस था, कि इसके ऊपर जो है आपको पहले तो जो है ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट बहुत कम पड़ रहा था। उसके बाद जो है यूज़र्स को ट्रांज़ैक्शन करना जो है वो नेटवर्क के ऊपर बहुत ईज़ी था, कि मीनिंग कि आपको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बना के दिया गया जो कि एक बहुत ही ईज़िली ऑपरेटेड नेटवर्क था, मीनिंग कि उसमें कुछ ज़्यादा जो है काफ़ी जो है एक फ्रंट एंड पे जो एप्लीकेशन को सिम्प्लीफाई किया गया यूज़र्स के लिए। तो दोस्तों डैप्स के चलते-चलते हमने भी कुछ ऐसा देखा, ऐसा सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम पिक किया जाए कि जिसको कि वर्ल्ड में 1 मिनट सर होल्ड कीजिए। सर हमारा आवाज़ आ रहा है सभी को? प्लीज़ कोई भी अनम्यूट करके येस बोल दीजिए। हाँ सर जी, आवाज़ आ रही है सर, क्लियर आ रही है सर आवाज़। हाँ जी, ओके रोताशी, थैंक यू सो मच। वो मेरा मीटिंग में से थोड़ा कनेक्टिविटी लूज़ हो गया था। चलो मैंने फिर हाँ जी, तो अभी आवाज़ क्लियर है तो कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि डैप्स की क्रिएशन का, कि डैप्स जब इतना पॉपुलर हो रहा था, तो उसी टाइम पे क्या है कि हमने भी बड़ी-बड़ी एप्लीकेशन बन रही थी, कि जिसमें सबने फ़ॉलो किया कि ई-कॉमर्स के ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं। उसके बाद कुछ और कोई जैसे कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं, कोई मेडिकल सिस्टम में बनाना शुरू कर दिया, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन में जुड़ गए, कोई रियल एस्टेट की में उन्हीं एप्लीकेशन को बनाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों किसी ने भी क्या है कि एक एग्रीकल्चर सिस्टम को सभी ने निग्लेक्ट कर दिया, कि हम एक एग्रीकल्चर सिस्टम को बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों एक ऐसा जो है एक निग्लेक्शन जो है वो हो रहा था। तो दोस्तों हमने यही एक जो कि फ़ील्ड जो कि एक सिस्टम जो कि बाहर रह गया था एक डैप्स के, तो दोस्तों हमने वही सिस्टम पिक किया। हमने यही सोचा कि क्यों ना एक सिस्टम जिसको निग्लेक्ट किया गया है वर्ल्ड वाइड, तो उसी सिस्टम के ऊपर हम एक सारा का सारा रिसर्च करते हैं। उसके बाद हमने रिसर्च किया, ये समझा कि किस तरह से ट्रांजैक्शन एक सेंट्रलाइज वे में जो आज की डेट में चल रही हैं, और कहाँ पे जो है एक किसान का जो है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि
जितनी भी ट्रांजैक्शन एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में चलती हैं वो दोस्तों चलती हैं कि एक मैन्युफैक्चरर बनाता है प्रोडक्ट, उसके बाद वो रिटेलर के पास जाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो क्या है कि एक प्रोडक्ट जिसका प्राइस 10 रुपए हो सकता है, तो मैं वो मे बी वो आप तक पहुंचते पहुंचते जो है वो 30 रुपए का हो जाए, जहाँ उससे भी ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों इसी वजह से क्या है कि एक जितना भी हमारा हार्ड एंड मनी है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। तो इसी सिस्टम को दोस्तों हमने समझा और उसके ऊपर क्या है कि पूरा का पूरा रिसर्च एनालिसिस करना शुरू किया है, और उसके बाद यूज केसेस लिखे गए। उसके बाद हमने एक प्रॉपर एक आर्किटेक्चर बनाया कि शुरू से एंड तक जो है वो ट्रांजेक्शन जो है प्रोजेक्ट किस तरह से चलेगा और किस तरह से हम उसको डिसेंट्रलाइज वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा सोर्स कोड लिखा गया, उसके बाद टेस्ट किया गया और हमने बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय किया इन सितंबर 2021 की मीनिंग। बाइनेंस का नेटवर्क यूज करने का पहला रीजन ये था कि यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस थी, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम था। तो दूसरा रीजन बाइनेंस को यूज करने का वो ये था कि बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर जो है ट्रांजैक्शन वो बहुत इजीली यूज हो रही थी, और वो इजीली जो है वो बहुत ज्यादा एक सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन है जिसका यूजर जो है वो बहुत ही इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से बाइनेंस का नेटवर्क यूज किया गया और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया, और प्रोजेक्ट का नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो फर्टिलाइजर कॉइन जरूर बीच में जुड़ा हुआ है, पर टोकन इसीलिए है क्योंकि बाइनेंस का नेटवर्क ये शेयर कर रहा है। अगर हमारे पास खुद का अपना ब्लॉकचेन होता तो हमारा जो है एक अकेला कॉइन नहीं रहता, वो टोकन ना कंसिडर होता। क्योंकि हम एक बाइनेंस के नेटवर्क यूज कर रहे हैं, ये एक शेयर नेटवर्क है, इसीलिए जो है हमने जो है इस सर्कुलेशन को इन फॉर्म ऑफ टोकन्स किया। और दूसरा रीजन जो है वो ये था कि कॉइन्स को बनाना दोस्तों एक तरह से सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। कि एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमने कॉइन्स बनाने हो तो हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंप्यूटर्स का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है हार्डवेयर का हमारे पास रिक्वायरमेंट रहता है। उसके बाद कुछ ऐसी कंप्यूटिंग पावर हमको चाहिए होती है जो कि कुछ विजुअल ग्राफिक कार्ड्स के थ्रू जो जनरेट होती है। उसके बाद जो है आपका रैम का जो है और डिफरेंट तरह से जो हार्डवेयर का डिफरेंट डिफरेंट जो है रिक्वायरमेंट्स रहता है एक कॉइन को जनरेट करने के लिए एक सिस्टम के अंदर। तो वो दोस्तों एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें आपका कुछ जो है एक इन्वेस्टमेंट भी शुरू में लगता है। और उसी पार्ट को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो है एक टोकन बनाने का सोचा कि जितना भी ये बीच वाले स्टेप्स हैं, एक कंप्यूटर का रिक्वायरमेंट, एक प्रोसेसिंग पावर का रिक्वायरमेंट, वो सारा का सारा जो है वो हमने खुद कर दिया। और हमने जो है वो सारी की सारी क्वांटिटी को एक प्री माइन रूप में जो है एक टोकन्स के फॉर्म में जो है वो लॉन्च किया। कि मीनिंग जितनी भी सर्कुलेशन है वो है सारी एक टोकन्स में, क्योंकि उनको आपको माइनिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्री माइंड है और वो सारा का सारा जो है वो बाइनेंस के नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय किया गया है और सर्कुलेशन में आ चुका है। तो सर्कुलेशन में आया इन सितंबर 2021। उसके बाद हमारा जो है जो है प्रोजेक्ट को ऑडिट किया बाइनेंस ने, और ऑडिट सक्सेसफुल हुआ और पूरा का पूरा जो है एक सर्कुलेशन जो है अवेलेबल हुई यूजर्स के बाय और सेल करने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट का जो है एक विजन, प्रोजेक्ट को क्यों हमने शुरू किया है, क्योंकि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी को, एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करवाना चाहते हैं। कि मीनिंग एक एग्रीकल्चर ट्रांजैक्शन को एक डिसेंट्रलाइज वे में करवाना चाहते हैं, बिना किसी बैंक की इंटरफेरेंस के, बिना किसी रिटेलर की इंटरफेरेंस के, बिना किसी होलसेलर और जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं एक एक ट्रांजेक्शन के अंदर, जो कि एक ट्रांजेक्शन का रेट 10 रुपए से 30 रुपए कर देती हैं। तो उन्हीं सभी पार्टीज को इस ट्रांजेक्शन के अंदर से हमने इलिमिनेट करने का जो है वो प्रोसेस का जो है कॉन्सेप्ट बनाया है। तो दोस्तों इस साल के एंड तक जो है हमारा एक खुद का ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो पाएंगी, वो ब्लॉकचेन के अंदर जो है आप अगर नेटवर्क में हो तो आप जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के से बाय कर पाओगे, और मैन्युफैक्चर से वो प्रोडक्ट बाय कर पाओगे यूजिंग आर करेंसी, जिसको बोला गया है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। ये फर्टिलाइजर कॉइन टोकन का यूज करके आप जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट कुछ भी हो सकता है, आपके घर में प्लांट्स के लिए सीड चाहिए, कुछ खाद चाहिए, आप सारी चीजें जो है वो बाय कर पाओगे डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चर। और वो चलेंगी हमारी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसमें कि कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं रहेगा। जितने भी ब्लॉकचेन हैं आज की डेट में वो आपसे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन फी चार्ज कर रही हैं, पर हमारा जो है नेटवर्क उसके ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं रहेगा। और उसके बाद जो है जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको पॉसिबल करवाएगी हमारी करेंसी, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका नाम है फर्टिलाइजर कॉइन टोकन। तो फायदा दोस्तों आपको कैसे कैसे रहेगा हमारे प्रोजेक्ट में, पहले तो एक ट्रेडिंग का फीचर है जो कि ऑलमोस्ट हर एक ही प्रोजेक्ट में है। तो जितने भी आपके अराउंड आज टोकन लॉन्च हो रहे हैं, कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, तो सभी में एक ट्रेडिंग का फीचर है। मीनिंग एक प्राइस पे बाय करके आप जब भी आपका इंक्रीज हो प्राइस, तो उसमें क्या है कि आप जो है अपना प्रॉफिट है उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो भी दोस्तों ये फीचर है वो
फीचर जो है आप इसी तरह से यूज कर सकते हो कि एक प्राइस पे खरीद के जब आपका जैसे जैसे डेवलपमेंट चलता रहता है तो आप जो है उसको लिक्विडेट कर सकते हो एक पॉइंट पे, जब आपका एक डिसेंट रिटर्न हो, कि मीनिंग आपका कॉइन एटलीस्ट 10 टाइम्स 50 टाइम 100 टाइम्स बढ़ जाए तो जाके आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। तो सेकंड फीचर जो है वो है यूजेबिलिटी का, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है। जितने भी वर्ल्ड में प्रोजेक्ट चल रहे हैं दोस्तों, उन्होंने सभी ने एक क्या है एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कॉइन टोकन को बनाया हुआ है, कि मीनिंग कि उसमें लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया करवाया जाए और उसको जो है एक पॉइंट पे आके बेच दिया जाए। तो दोस्तों हमारे प्रोजेक्ट में जो है एक यूनिक फीचर जो कि एक सर क्रिप्टो जी आवाज करेंसी नहीं आ रही का। सर आपकी। जी सर, अभी आ रही है? हाँ सर अब आ रही है सर जी आवाज। ओके सर, सॉरी। तो रोताशी थैंक यू सो मच। तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं कि सेकंड फीचर जो हमारे प्रोजेक्ट में डाला गया है वो है दोस्तों यूजेबिलिटी का, कि मीनिंग कि हमारा कॉइन जितना भी टोकन जितना भी सर्कुलेशन में रहेगा तो उन्हीं सर्कुलेशन को क्या है कि आप यूज कर सकते हो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। जितना भी आपका कॉइन अगर जितना भी टोकन आप अगर आज की डेट में खरीदते हो तो फ्यूचर में वो 10 टाइम 50 टाइम होता है, तो उसको इधर आप लिक्विडेट कर सकते हो या फिर उसको एक यूजेबिलिटी में लेके आ सकते हो टू बाय एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये जो फीचर है ये दोस्तों कंप्लीटली है इन कंप्लायंस विद क्रिप्टो करेंसी। मीनिंग जब क्रिप्टो करेंसी का दोस्तों स्टार्टअप हुआ, जब क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया गया, तो लॉन्च करने से पहले दोस्तों उसका व्हाइट पेपर एक बनाया गया कि जिसमें कि ये बताया गया कि क्रिप्टो करेंसी जो हम बना रहे हैं मार्केट के अंदर, जो ये आएगा, जो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम मार्केट में चलेगा, ये दोस्तों चलेगा इन कि आप एक प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे या उस प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे, तो यूज कर पाओगे आप क्रिप्टो करेंसी को। कि आप एक प्रोडक्ट अगर बाय कर रहे हो तो उसके रिटर्न में आप उसको क्रिप्टो करेंसी दे रहे हो, तो उसमें क्या है कि कोई भी रिटेलर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, उसमें कोई भी बैंक्स नहीं इन्वॉल्व होते, मीनिंग कोई भी कमीशन नहीं चार्ज होता। तो इस वजह से जो है वो क्रिप्टो करेंसी को एग्जिस्टेंस में लेके आया गया। पर आज अगर देखा जाए तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का डायरेक्शन ही कंप्लीटली डिफरेंट है, कि अकेला ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, यूजेबिलिटी के बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। जो इनके इन्वेंटर हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट को शुरू किया, उनका दोस्तों विजन सिर्फ यही था कि एक क्रिप्टो करेंसी को हम एक प्रोडक्ट को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए यूज कर पाए। वो एक डिजिटल एसेट, एक डिजिटल मनी होगी आपकी, जिसको आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप नेटवर्क के ऊपर जाइए और ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस वजह से जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ। पर आज अगर आप देखिए जितने भी कॉइन आपके अराउंड है, जितने भी टोकन है, वो सभी में क्या है, अकेला ट्रेडिंग पे जोर दिया जा रहा है, किसी ने भी यूजेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों एक थीम के ऊपर बना हुआ है, कि हमारा प्रोजेक्ट एक यूजेबिलिटी में आपके लिए एक ट्रांजैक्शन करवा पाएगा जिसमें आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बाय कर पाओगे। तो ये है दोस्तों दूसरा फीचर। तीसरा फीचर है कि जिस दिन से हमारा टोकन जो है वो सर्कुलेशन में है, उस दिन से दोस्तों जो है एक बाइंग और सेलिंग पे है, कि मीनिंग कि आप अपनी चॉइस से जो है वो बाय भी कर सकते हो, अपनी चॉइस से वो सेल भी कर सकते हो। जो ये एक कंप्लीटली एक यूजर ड्रिवन प्रोजेक्ट है, कि आप ही जो है वो प्राइस को बढ़ा रहे हो, आप ही प्राइस को कम कर रहे हो, आप ही प्रोजेक्ट में जो है वो खरीद रहे हो, आप ही कॉइन्स को बेच रहे हो और आप ही कॉइन्स को होल्ड कर रहे हो। तो दोस्तों जो है बाइंग और सेलिंग वो कंप्लीटली आपके हाथ में है, कि आप आज बाय कीजिए, आज सेल कीजिए, आज बाय कीजिए, 10 दिन के बाद सेल कीजिए, वो कंप्लीटली आपका चॉइस है। पर अगर आप आज बाय करते हैं, आज ही सेल करते हैं, तो क्या है कि आपका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका जो प्राइस है वो इतना जो है वो डिफरेंस पे नहीं रहेगा। तो जब भी एक क्रिप्टो करेंसी जो दोस्तों, इसको ऐसे कंसिडर किया जा सकता है कि ये आपका एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरह है, कि मीनिंग जैसे आप एक लॉट खरीदते हो, उसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जब उस पे डेवलपमेंट शुरू होती है, साथ में और घर बनने शुरू होते हैं, जहाँ फिर बिजली का कनेक्शन आता है, सीवर का कनेक्शन आता है, द काउंटी उस प्रोजेक्ट को जो है एक अप्रूव एक डेवलपमेंट कम्युनिटी के रूप में जब गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है, तब जाके उसका जो है उसका जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू होता है। ऐसे ही दोस्तों जो है क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इनमें दोस्तों जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है, जैसे जैसे क्या है कि यूजर बढ़ता रहता है, उसके बाद यूजर बढ़ता है तो लिक्विडिटी बढ़ता रहता है, वैसे वैसे जो है कॉइन का या टोकन का जो है प्राइस वो इंक्रीज होता रहता है। तो जो आपका एक क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ये एक आपका लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, कि मीनिंग आप इसमें उतना इन्वेस्ट कीजिए जितना आपके एक कंफर्ट जोन में है, कि आप अपने कंफर्ट जोन से या फिर अपनी लाइफ लॉन्ग जो आपकी सेविंग्स है उसको कभी भी मत इन्वेस्ट कीजिए, आप उतना इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपके एक रेंज में है, जो कि आपके कंफर्ट जोन में है। तो ये आपका एक कंसिडर कर सकते हैं इसको एज अ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कि जितना आपके पास जितना आपका चॉइस है कि आप एक बार इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहता है तो उसका वेट कीजिए और उसको देखते रहिए, उसका डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या चल रहा है प्रोजेक्ट में। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं एक प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले।
हमारे प्रोजेक्ट में हमने कुछ अचीवमेंट्स की पिछले 5 महीने में। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट का ऑडिट हुआ, ऑडिट सक्सेसफुल हुआ, डिजिटल मीडिया हमारा बना, उसके बाद डोर टू डोर मार्केटिंग शुरू हुआ, जूम का मीटिंग हमारा पिछले 3 महीने से कंटिन्यूड है विदाउट एनी ब्रेक। हर रोज मीटिंग होता है 1 या 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद क्या है कि आपको जो है एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर करवाया जाता है, और जितनी भी नॉलेज रहती है हम ट्राई करते हैं जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो उसके साथ साथ जो है एयर ड्रॉप भी हमने काफी किया है, कि मीनिंग आपको प्रोजेक्ट के बारे में जो है वो बताया जाए, कुछ आपको पॉइंट्स क्या से अवेयर करवाया जाए कि किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग होती है, किस तरह से आप जो है इस प्रोजेक्ट में जो है फ्यूचर में आप इसका यूज कर पाओगे। हमारे दोस्तों जब एयर ड्रॉप फिनिश हुआ तो उसी को हमने कन्वर्ट किया एक कॉइन मल्टीप्लिकेशन सिस्टम में, मीनिंग आपको एक लिक्विडिटी पूल जो जिसमें कि आपकी कॉइन्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, आपको एक लिक्विडिटी पूल बना के दिया कि ताकि जितना भी आप कॉइन्स खरीदें, अगर आप उनको उनको एक लिक्विडिटी पूल में डालते हैं तब दोस्तों वो क्या है कि डे बाय डे आपका वो मल्टीप्लाई होता रहता है, और उसी उसी प्रॉफिट को आप लिक्विडेट कभी भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ अचीवमेंट्स थी हमारे प्रोजेक्ट में सो फार। उसके बाद कुछ आपको जो है वो टारगेट्स भी दिए गए कि आपको टूर्स वगैरह का भी अरेंजमेंट है कि आप इतना टारगेट अचीव करते हो तो आपका दुबई का टूर है, इतना टारगेट अचीव करते हो तो आपका यूएसए का टूर है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ हमारे प्रोजेक्ट में एवरीडे चल रहा है। वो चल रहा है दोस्तों इसीलिए कि ताकि हम जो एक यूजर्स का एक बहुत ही बड़ा क्वांटिटी, एक यूजर्स का एक बहुत ही बड़ा जो है नेटवर्क इस सिस्टम के अंदर क्रिएट कर पाए, ताकि जब भी हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च हो, जब भी हमारा ब्लॉकचेन चले, तो हमारे पास क्या है कि उसको हम यूजेबिलिटी में लेके आ पाए। तो लेके इस तरह से आ पाएंगे जब हमारे पास एक बहुत ही बड़ा यूजर्स का जो है पीछे कम्युनिटी होगा कि जिनके पास ये टोकन्स का क्वांटिटी होगा, तभी हम दोस्तों इस नेटवर्क के अंदर जो है एक ट्रांजैक्शन एक मैन्युफैक्चरर के साथ जो है वो करवा पाएंगे, अगर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा जो यूजर्स का वो क्वांटिटी है हमारे बैकएंड पे। तो दोस्तों ये साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ क्रिप्टो के बारे में, कुछ फ्यूचर के गोल्स और कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में। तो होपफुली आपको आज का प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा, होपफुली आपको प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। तो अब हमारा है जो सेशन वो क्वेश्चन आंसर का है। तो क्वेश्चन आंसर दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट 15 मिनट्स हैं, तो इसमें हमको क्वेश्चन आंसर भी कवर करने हैं और आपसे भी क्वेश्चन पूछने हैं कि जो आपका कोई डाउट है उनको भी क्लियर करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है, तो उसी तरह ही दोस्तों रहेगा कि जिनका भी नाम लिया जाएगा वही प्लीज अनम्यूट कीजिए, उसके अलावा वो कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम पूछने लगे हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोकरेंसी में किसको बोला जाता है? आपको डिजिटल सिग्नेचर का बताना है और विद एन एग्जांपल। तो पहले हमारे पार्टिसिपेंट हैं सुनील कुमार मेहरा जी, सतबीर सिंह जी, संजय सिलवाल जी, संदीप पनिहार जी, रोताश कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार रोताश जी, कैसे सर? आवाज सर ठीक आ रहा है मेरा? हाँ सर ठीक है सर, क्लियर है सर आवाज। ओके चलो दैट्स गुड। हाँ जी हाँ जी। रोताश जी, डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोकरेंसी में किसको बोला जाता है? हाँ सर जी, डिजिटल सिग्नेचर सर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यूं मानो जब ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना होता है, दूसरे बैकएंड पे उसको पहुंचाना होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर के बिना, मतलब एक ये एक्सेप्टेशन है डिजिटल सिग्नेचर जो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करता है सर। तो क्या रोताश जी हम जैसे डिजिटल सिग्नेचर है वो खुद करते हैं कि किस तरह से, उसका थोड़ा सा आप डिटेल में बताइए। एक ट्रांजैक्शन में किस तरह से डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है? सर जी डिजिटल सिग्नेचर हमारे जो पास कोड है या ट्रांजैक्शन के एस आप क्लोज हैं, कंटिन्यू कीजिए रोताश जी, आपको आंसर के क्लोज पहुंच रहे हैं। हाँ जी सर जी, डिजिटल सिग्नेचर जो हमारी ऐसे पास कोड है जो एसिंग को मतलब एक ऐसे कोड जनरेट होते हैं जिसको हम डाल के ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं सर। नहीं, आप पहले आपका ठीक जा रहा था डायरेक्शन आंसर का। चलो एक बार और ट्राई कीजिए। सो आपने फॉर एग्जांपल आपने मेरे को 1000 कॉइन भेजने हैं, तो एक बार फिर से सोचिए कि आपका जो है एल्गोरिदम आपका क्या हेल्प करेगा, ये आपका हिंट है। सर जी एल्गोरिदम प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करेगा सर। जब प्राइवेट की ठीक है टू सर। पब्लिक की जाएगा
सर फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा सर ये। हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो यही है कि जो प्राइवेट की और आपका पब्लिक की है वही आपका एक डिजिटल सिग्नेचर है, कि एक हाँ जी। ब्लॉकचेन के अंदर डिजिटल सिग्नेचर यूज किए जाते हैं उस क्रिप्टो करेंसी को, ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए। ऑथराइज होते हैं तो पहले आपका जो है वो पब्लिक की और प्राइवेट की बनता है, वो आपके पास ही रहता है। जब आपका ट्रांजैक्शन शुरू होता है तो रिसीवर के पास वो पहुंचता है इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट की। जब वो रिसीव करता है तो मीनिंग वो एक डिजिटली साइन कर रहा है। जब उसके बाद वही प्राइवेट की जब उसका कॉइन्स को जो अनलॉक करती है, मीनिंग उसके वॉलेट में शो करती है, तो वो दोस्तों उसका उसकी तरफ से डिजिटल सिग्नेचर होगा। और फ्रंट एंड पे जो है आप एज अ सेंडर उसको भेज रहे हो तो आप वो डिजिटली साइन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो पब्लिक की और प्राइवेट की आ जाती है, तो उसके बाद ही वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है। तो ये दोस्तों जो है ये जितना भी प्रोसेस रहता है ये बैक एंड पे इतना क्विक रहता है कि हमारे पास सिर्फ विद इन अ क्लिक ऑफ सेकंड जो है ये सारा का सारा जो एल्गोरिथम बैक एंड पे काम कर रहा है, यही सारा का सारा जो है आपको जो है ये ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट से लेके एंड तक डाल देता है। और जितनी भी पब्लिक और प्राइवेट की रहती हैं वो बैक एंड पे ही चलती हैं, वो फ्रंट एंड पे आपके पास कभी भी नहीं आती। जो है बैक एंड पे आप एक ट्रांजैक्शन शुरू कर रहे हो तो सारा का सारा वैलिडेशन कर दिया जाता है, उसके बाद कीज जनरेट कर दी जाती हैं, दूसरे एंड पे भी कीज पहुंच जाती हैं। तो यही जो है ये सारा सिस्टम जब आपका प्राइवेट की और पब्लिक की का है, इसी को ही जो है एक डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है, कि मीनिंग आप ऑथराइज कर रहे हो एक क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन को। तो थैंक यू रोताश जी, आपका आंसर सर बहुत बढ़िया। थैंक यू हाँ सर जी। जी। सर, एक आवाज सर जी, आवाज पीछे से कुछ साउंड आ रहा है सर आपके। सर हाँ जी, अभी सर ठीक है? हाँ अब सर ठीक है जी, बिल्कुल। ओके सॉरी। चलो अभी है आपको आंसर सर समझ में आ गया सभी को कि डिजिटल सिग्नेचर किसको बोला जाता है? रोताश जी आंसर आपको पता चल गया सर डिजिटल बिल्कुल सिग्नेचर सर, का? बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर। जी सर, ओके थैंक यू सर। अभी हम मूव करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे, क्रिप्टोग्राफी किसको बोला जाता है? तो क्रिप्टोग्राफी का आपको हमको एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं संदीप पनिहार जी, दीपक जी, कुमकुम कुमावत जी, मुकेश कुमार जी, प्रकाश झंसल जी, राजू शर्मा साहवा जी, के बाद है हमारे दीपक जी, अन्नू जी, दिलबाग जी, बेडी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी जी सर, बेडी सर कैसे हो सर? बस सर बढ़िया, आप सुनाइए। ठीक सब? बस सर मैं ठीक हूँ सर। हाँ जी। सर बेडी सर आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में एक्सप्लेन करना है सर। क्रिप्टोग्राफी, ये जो क्रिप्टो कॉइन जो ये क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है, ये सारा इस टेक्नोलॉजी को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं सर। आपका आंसर सर बेडी सर ओवरऑल अगर हाई लेवल पे, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे देखा जाए तो वो सर सही है कि क्रिप्टोग्राफी ही है जो कि सारा सारा का सारा प्रोसेस को चला रही है। पर आपको थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए ताकि ये थोड़ा पार्टिसिपेंट्स को भी समझ में आ पाए, और थोड़ा सा स्टार्टअप कीजिए ताकि अगर हम कंप्लीट कर देंगे। जैसे क्रिप्टो कॉइन कोई भी हम टोकन या कुछ बनाते हैं और इनका जो सारा सिस्टम तैयार होता है, और ये जिस नेटवर्क पे चलते हैं, यही होगा सिस्टम तो सारा सर क्रिप्टोग्राफी का। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ जी ठीक है बेटी सर, आपने मेरे- चलो एक ओवरऑल, हाँ जी आपने ओवरऑल जो है वो बिल्कुल ठीक बताया कि ये क्रिप्टोग्राफी ही है सब कुछ जो कि ये चला रही है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। तो बेटी सर आपने ओवरऑल बताया तो बहुत बढ़िया सर। अभी हम चांस देंगे एक और पार्टिसिपेंट को, लांबा जी। जी सर आप बताना चाहते हैं? सर गुड लांबा मॉर्निंग जी। सर। हाँ गुड जी कुलदीप मॉर्निंग। लांबा जी कैसे हो? जी सर गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? ठीक हो सर आप?
बस सर हम ठीक है सर, आप ठीक हो? हाँ जी बिल्कुल सर। चलो सर बहुत बढ़िया सर। ये जी सर। सर आपने पूछा भाई क्रिप्टोग्राफी क्या होती है सर? जी सर। सर ये एक छुपी हुई जो सूचना होती है ना सर, कोई छिपी हुई कोई सूचना, उसका अध्ययन करने का सर एक प्रक्रिया होती है। और सर इसका ना कंप्यूटर विज्ञान और गणित दोनों इसका मेल खाते हैं सर ये। सर आप थोड़ा सा हिंदी को सर वो बोलिए सर सर आप मेरे इंग्लिश में सर समझने की इसमें कोशिश करना सर। कंप्यूटर साइंस और मैथ का सर ये मतलब एक दूसरे से संबंध रखते हैं या संपर्क करते हैं हम। सर अभी ये तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सर हाँ जी सर जो बाकी समझ रहे बाकी जो लोग हैं ना सर, भाई क्रिप्टोग्राफी जो वास्तव में जो वर्ड है और सर मैथमेटिक्स और वो जो कंप्यूटर साइंस है ना सर, और सर ये क्रिप्टोग्राफी एक वो प्रक्रिया है जो किसी छुपी हुई यानी सर इसको क्या बोलूंगा सर अंग्रेजी में, हिंदी तो अच्छी है सर, अंग्रेजी सर हिंदी पे आपकी सर बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब एक नहीं सर सर इतनी तो समझ नहीं है, बाकी तो समझ ही रहे सब लोग। बीडी सर आपको समझ में आ रहा है सर? हाँ लांबा सर जी का आंसर। गणित सर मैथ और कंप्यूटर जो साइंस है ना सर, सर दोनों की इसको एक शाखा माना जाता है क्रिप्टोग्राफी को सर। ठीक है सर। हाँ चलो बाकी कोई सर बात नहीं सुनो सर। सर, सुनो सर हाँ जी आप हाँ समझाइए। जी अगर हाँ आप जी आसपास पहुंचोगे तो सब लोग यस बोल देंगे, अदरवाइज मैं रहूंगा सर। ठीक है सर। नहीं नहीं सर आप कंटिन्यू कीजिए सर। ये इसमें देखिए सर, ये एक है एक हमारा एजुकेशन चैनल है, ये सीखने का चैनल है सर। इसमें राइट और रॉन्ग कुछ भी नहीं है। राइट अगर आपका क्वेश्चन आप समझा भी रहे हो तो भी हमारे लिए बढ़िया है कि आपको जो है एक जो है सर एक तरह से है जो चीज का पता है। तो सर आप गलत का ध्यान मत रखिए, आप सिर्फ एक्सप्लेन कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या बता सकते हो इस चीज के बारे में। अगर नहीं भी बता पाओगे सर तो हम इसको कंप्लीट कर ही देंगे रिगार्डलेस। जी सर बस सर इतना ही था भाई, जो चीज कहने तो लेके छुपी भाई कोई भी डाटा होता है ना सर। हाँ जी सर हाँ जी डेटा। आप बताइए सर फिर, अगर भाई मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और आप जब हाँ जी बताओगे ना तो घूम फिर के इसके नजदीक ही आओगे सर। आप बताइए सर। ओके चलो ठीक है सर, तो हम इस आंसर को बताते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्रिप्टोग्राफी किसको बोला जाता है। तो मैं क्रिप्टोग्राफी बताता हूँ आपको सभी साहब, को पता है। मैं बताता हूँ। हाँ जी नैनवाल जी, जी सर आप बताइए सर। क्रिप्टोकरेंसी एक वित्तीय लेन देन की करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है सर। क्रिप्टोकरेंसी एक लेन देन करने का एक साधन है। जी सर। और सर क्रिप्टो करेंसी नहीं सर, हमने क्रिप्टोग्राफी का पूछा है। अच्छा क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी ठीक है आपका। हाँ जी कि क्रिप्टो करेंसी एक लेन देन का एक सोर्स है, कि मीनिंग आप हाँ लेन देन। कोई चीज बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। ये सर आपका आंसर सही है। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। अच्छा अच्छा जी सर। बलवीर जी थैंक यू सो मच। सुनील कुमार मेहरा जी आप बताना चाहते हैं सर? हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कैसे हो सर? ठीक है जी सर। हाँ जी क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन को चलाने में मददगार है। इसके पीयर टू पीयर जो हम संदेश या कोई लेन देन करते हैं, ये क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से ही हो सकता है जी। जी सर। अभी तक आपका आंसर बिल्कुल सही है सर। थोड़ा सा और डिफाइन कीजिए इसको, और किस तरह से हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ओवरऑल सभी का आंसर सही है कि क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए क्रिप्टोग्राफी का जरूरत पड़ता है। और क्रिप्टोग्राफी अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो एक सीक्रेट राइटिंग का सोर्स है। तो उसके अलावा सर जैसे भी इसमें जो हमारी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट होती है, उनको जी जो सर। पढ़ने का जो काम है वो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा ही होता है। जी सर। उनको उनको चलाने का काम जो है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू होता है। बिल्कुल सही सर। तो सुनील कुमार मेहरा जी आपका जी आंसर ठीक है सर। लांबा जी आपका आंसर भी सही है सर।
और सभी पार्टिसिपेंट्स का जो है आंसर में जो पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंसर जो है अभी हम कंप्लीट करते हैं आपका। तो क्रिप्टो करेंसी अभी बताया गया हमको कि क्रिप्टो करेंसी एक लेन देन का सोर्स है, कि मीनिंग आप खरीदते हो और बेचते हो यूजिंग और क्रिप्टो करेंसी, ठीक है सर। तो क्रिप्टो करेंसी को चाहिए क्रिप्टोग्राफी दो रीजंस के लिए। पहला है ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए, और दूसरा जो है वेरीफाई करने के लिए ट्रांसफर्स को। ट्रांजैक्शन सिक्योर किस तरह से होती हैं कि बैकएंड पे जो है आपका एक एल्गोरिदम चल रहा है कि जो कि आपकी ट्रांजैक्शन को जो है वो इनक्रिप्ट कर रहा है। मीनिंग कि क्रिप्टोग्राफी को अगर हमने सिंपल भाषा में सोचना है तो वो एक हमारा सीक्रेट राइटिंग का सोर्स है, कि मीनिंग जितना भी हमारा डेटा उसके उस चैनल में चल रहा है वो एक इनक्रिप्शन के थ्रू चल रहा है। जब भी वो डाटा इनक्रिप्ट होता है तो कोई उसको देख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। तो जितना भी हमारा मैसेज उस डेटा में जा रहा है, कि मीनिंग कि जितना भी उसमें कॉइन्स ट्रांसफर हो रहा है, कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है, कितनी क्वांटिटी कॉइन्स की जा रही है, तो ये जो है एक अकेला रेसिपिएंट के पास जब ये डेटा पहुंचता है जो कि हमारा रिसीवर होता है, तब वो जाके जो डेटा इनक्रिप्ट होता है। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये चला रही है क्रिप्टोग्राफी। ये क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा की है जो कि आपका सिक्योर करती है ब्लॉकचेन के लेजर को, कि मीनिंग कि जितना भी आपका लेजर है जो कि आपका ट्रांजैक्शन का डेटा है उस सारे को सिक्योर किया जाता है विया क्रिप्टोग्राफी। की मीनिंग कि आपका अगर सिंपल भाषा में सोचा जाए तो एक इनक्रिप्शन जो हो रही है वो आपका क्रिप्टोग्राफी जो है इनक्रिप्ट कर रहा है डेटा को। और जितनी भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं ब्लॉकचेन के ऊपर वो होती हैं अकेला जब डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्शन के थ्रू जब भी आपकी ट्रांजैक्शन जाएगी वही अकेले रिकॉर्ड होगी, वही अकेली जो है लेजर के रूप में जो है वो पब्लिश की जाएगी जब वो डिक्रिप्ट होगी और उसके बाद जो है वो पब्लिश की जाएगी। तो हर एक यूजर जो भी एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन जिसमें कि हम बाइंग और सेलिंग कर रही है क्रिप्टो की, तो वो यूज होती है पब्लिक एंड प्राइवेट की के थ्रू। तो क्रिप्टोग्राफी को अगर हम क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं तो वो अकेला उनका दो रीजंस के लिए वो यूज होती है। पहला आपका जब वेरीफाई करनी होती है ट्रांजैक्शन, दूसरा ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए। अगर एक लाइन में आंसर देना है तो आपका ट्रांजैक्शन सिक्योर होता है और आपका वेरीफाई होता है ट्रांजैक्शन, वो होता है यूज ड्यू टू क्रिप्टो करेंसी, आई मीन क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी आपका सिर्फ दो सोर्स दे रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो है आपका ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का और उनको सिक्योर करने का। जो अगर इसको डिटेल में समझना है तो बाकी का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो इसका डिटेल है। तो थैंक यू जी सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है आज अवार्ड जितने भी पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया इस आंसर में, तो सभी को जो है वो अवार्ड जो है वो मिलेगा। तो लास्ट हमारा है क्वेश्चन कि जो हमारा SHA-256 एल्गोरिदम है तो वो ब्लॉक का साइज आपको क्या बता रहा है, वो ब्लॉक का साइज आपको कितना जनरेट करके दे रहा है। उसके पैरेलल में एक और सिस्टम है। तो SHA-256 जो है वो बिटकॉइन के नेटवर्क में यूज हो रहा है। तो एक और नेटवर्क है जिसको कि इथेरियम बोला गया है। तो इथेरियम का आपको बता देता हूं कि उसमें क्या है कि एल्गोरिदम एक यूज हो रहा है, वो एल्गोरिदम है SHA-512। तो बिटकॉइन जो है वो आपको एल्गोरिदम बना के दे रहा है 256 जिसका यूज हो रहा है बैकएंड में, एंड दूसरा हमारा जो इथेरियम का नेटवर्क है उसमें यूज हो रहा है SHA-512। दो ये डिफरेंट एल्गोरिदम है जो ये यूज हो रहे हैं डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर। तो बिटकॉइन के नेटवर्क में आपको जो है 32 बिट का जो है ब्लॉक का साइज होता है, ठीक है। तो इथेरियम में जो SHA-512 है वो आपको कितना ब्लॉक साइज बना के देता है उसका आपको बताना है। तो पहले हैं हमारे पार्टिसिपेंट संदीप पनिहार जी, सतबीर सिंह जी, संजय सेलवाल जी, प्रकाश झंसल जी, राजू शर्मा सहावा जी, रोताश कुमार जी। सर जी 64 बिट का सर। बिल्कुल सही सर। सो 64 सर। जो
हाँ जी, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है कि जिस तरह से SHA-56 256 है और SHA-512 है, जितना भी डिफरेंस है ये एक डबल साइज का डिफरेंस है, और इसीलिए जो बिटकॉइन आपको 32 बिट का बना के देता है ब्लॉक, और जो सेकंड है SHA-512 वो आपको 64 बिट का, I'm sorry, जो है आपको ब्लॉक बना के देता है। तो थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट का, रुताशी आपका भी, लांबा जी आपका भी, और बाकी के पार्टिसिपेंट जिन्होंने भी आज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, बीडी सर आपका भी। तो सभी जो है मीटिंग के एंड में जो हमको ईमेल करेंगे अपना वॉलेट एड्रेस, और उस पर जो आपको आज का अवार्ड जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 5 और मिनट हैं, तो मीटिंग में किसी का भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। सुनील हेलो। कुमार मेहरा जी। जी सर। जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी सर। जैसे बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है 21 मिलियन सर, हाँ जी। और 18 मिलियन से अब वो यूज हो चुकी है। जी सर। तो जो अभी 3 ही मिलियन बची हुई है जो माइनिंग है, उसके बाद अगर माइनिंग बंद हो जाएगी तो जो माइनर है वो क्या करवाएंगे इसकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह? हाँ जी। जी सर, माइनर जो हैं वो, आपका क्वेश्चन है कि अभी 21 मिलियन का जो है वो टोटल सर्कुलेशन में लेके आना है बिटकॉइन को, अभी 3 मिलियन और पेंडिंग है। तो इसका जो टारगेट है वो दिया गया है 2024 की, 2024 में जो है इसका जो है सर्कुलेशन वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो है और कॉइन्स का जो है जनरेशन नहीं होगा। तो मेरा जी आपका क्वेश्चन जो है कि माइनर्स को रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं, हाँ जी। तो माइनर्स को जो है वो रिवॉर्ड मिलता रहेगा, क्योंकि अकेला बाइंग नहीं हो रही बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर, वो सेलिंग भी चलती है। तो सेलिंग में जितना भी ट्रांजैक्शन में उनका जो है पावर यूज हो रहा है, तो उसके रिटर्न में उनको क्या है कि कॉइन्स और नहीं जनरेट होंगे, तो उन्हीं के बीच में से जो है ट्रांजैक्शन का जो है वो कॉस्ट जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो उनका कुछ क्वांटिटी जो है वो जो माइनर्स को है वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि नहीं तो अगर माइनर्स बीच में नहीं रहेंगे तो फिर नेटवर्क किस तरह से ऑपरेट होगा। तो माइनर्स को जो है इस तरह से अवार्ड दिया जाता है जब सेलिंग चलती है, तो सेलिंग में जो है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ा दी जाती है, तो उसके रिटर्न में जो है आपको जो है माइनर्स को वो प्रूफ ऑफ वर्क उनका डिलीवर हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू सुनील कुमार जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर आपका। तो लास्ट हमारा एक कॉल कि किसी का भी कोई भी डाउट हो प्लीज अनम्यूट करके पूछिए। चलो सर, अभी हम लास्ट में एक मोटिवेशनल स्पीच लेना चाहते हैं। लांबा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए और कुछ मोटिवेशनल बताइए सभी को। सर थैंक यू सर। हाँ जी लांबा जी कुछ सर मोटिवेशनल वर्ड्स, उसके बाद मीटिंग फिनिश करेंगे सर। सर मोटिवेशनल स्पीच सर, धर्मवीर जी मुझे जानते हैं, जितने यहाँ लगभग सब लोग मुझे जानते हैं सर। और मैं सिर्फ एक ही बात बार बार कहता हूँ कि एक चीज मैंने देखी अपनी लाइफ में, जब हम किसी को प्लान शेयर करते हैं तो व्यक्ति नहीं करता, तो उसे मैं एक ही बात कहता हूँ, भाई अगर आप नहीं करते कोई बात नहीं, पर मुझे करना है। और कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सर जब हम करने लगते हैं और लोग हमारी मेहनत देखकर पीछे पीछे आ जाते हैं सर। तो मेरे हिसाब से सर कोई भी काम हो दुनिया में, जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं सिर्फ सवाल है अपने आप से ही कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता। जैसे यहाँ है सुनील मेहरा जी, गुलाब जी, धर्मवीर जी, दीपक, बीडी सर, जब सारी दुनिया बड़े बड़े काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, पर वो क्या मांगती है, मेहनत मांगती है, नॉलेज मांगती है। सीखो, समझो और अप्लाई करो। और ऐसा कोई काम नहीं है सर दुनिया में जिसको हम हासिल नहीं कर सकते या उस अचीवमेंट को हम पा नहीं सकते। जितने भी लोग यहाँ है, मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा सिस्टम हमें मिला है सुखमीत सर के माध्यम से। और अगर आप उड़ नहीं सकते तो चलिए,
चल नहीं सकते तो रहेंगे, पर रुकिए मत, करते रहिए। बस सर, थैंक यू। थैंक यू लंबा जी, बहुत बढ़िया सर मोटिवेशनल स्पीच आपका। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ जो है हम इजाजत लेंगे सभी से। थैंक यू लंबा जी, थैंक यू रताश जी, बेडी सर आपका भी थैंक यू सुनील मेहरा जी। सभी पार्टिसिपेंट एवरीडे मीटिंग में आते हैं, एवरीडे इतनी लगन के साथ, डे एंड नाइट हमारे प्रोजेक्ट में सभी जो है इसको एक जमीन के लेवल से आसमान तक लेके जा रहे हैं। और ये पॉसिबल भी है, ये सभी आपके एफर्ट की वजह से ही है कि आज अगर हमारा कनेक्टिविटी सभी से बन रहा है, 30, 35, 40 पार्टिसिपेंट्स एवरीडे आते हैं मीटिंग में, ये सभी आप सभी का एक ग्रुप एफर्ट है, एक आप सभी का ही एक टीम वर्क है। इसी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं। तो थैंक यू सभी का, थैंक यू। आप ने मीटिंग में आज ज्वाइन हुए, इसी तरह से ही ज्वाइन होते रहिए ताकि हम जो अपनी इस छोटी सी फैमिली को है इसको बड़े से बड़ा करते रहें, और इसी तरह ही लगन के साथ जो है वो डे एंड नाइट जो है इसमें प्रोग्रेस करते रहें। तो कल हम सभी से फिर मुलाकात करेंगे। कल सभी इसी टाइम पे हम मिलेंगे सभी से कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सभी का थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड इवनिंग। Thank you so much.